खेती जो है, खेती ज्ञान है। खेती से बड़ा ज्ञान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या ही नहीं है, और अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी है। समझना बात। जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई समस्या है ही नहीं, और अगर समस्या है तो उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन जहाँ अज्ञान है वहाँ समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान नहीं है। लेकिन समस्याएं हैं तो समाधान लोग बताएंगे, और वो समाधान ऐसा होगा कि आप समस्याओं में और उलझ जाएंगे। खेती के बारे में मेरा कुछ मानना यही है। हम कोई फसल लेना चाहते हैं, हमको पहले सोचना है कि मेरी धरती माता की सामर्थ्य कैसी है। सामर्थ्य का अध्ययन करने के बाद मुझे देखना है कि इसमें गन्ना बोऊं कि कपास बोऊं कि उर्द बोऊं कि तिल बोऊं। अब अगर हमने, ये मेरा ज्ञान था कि धरती माँ की फर्टिलिटी को देख करके मैंने फसल का चयन किया, इतना ही ज्ञान है तो समस्या नहीं है। लेकिन माँ कमज़ोर है और आपने कपास बोई है तो कपास में ब्रांचिंग नहीं हो रही है, गन्ने में टिलर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप समस्या आ गई। अब इस समस्या के निदान के लिए आप कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे। तो बाजार में कोई क्या कहेगा? पोटाश डाल दो, जिंक डाल दो, आयरन डाल दो, जाइम डाल दो, ये ग्रोथ नियामक डाल दो। ऐसा समस्या अज्ञान में थी। हम अज्ञान थे इसलिए समस्या आई, और समस्या का जब किसी ने समाधान बताया तो हम समस्या में और उलझ गए। तो आज देश का किसान, देश का 14 करोड़ किसान कभी एक ज्ञानी था। इसको अज्ञानी बनाया गया, और अज्ञानी इसलिए बनाया गया क्योंकि जब ये अज्ञान में जाएगा तो इसके पास समस्याएं आएंगी, फिर मैं इसकी समस्या के निवारण के लिए अपना बिजनेस करूं। ठीक है ना? तो मैं कहता हूं खेती में 4 चीजें हैं: जमीन, जल, जंगल और जीव। हमको अपनी आंखों से क्या दिखता है? नजर घुमा के देख लेना। जमीन दिखती है, समुद्र दिखता है, नदी दिखता है, कुआं दिखता है, जलाशय दिखता है, नाना प्रकार की वनस्पतियां दिखती हैं जिसको मैंने जंगल का, और नाना प्रकार के जीव दिखते हैं। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर संसार में? लेकिन इनके बारे में ज्ञान होना, जमीन कैसी होनी चाहिए और कैसी हो गई है। अब नेचुरल फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ना है तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरी धरती माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए और कैसा हो गया है। अगर खराब हो गया तो सुधारना है। जल, हमारे गांव में कितना जल होना चाहिए, जलाशय होने चाहिए कितने, नदियां में क्या होना चाहिए, ऐसा बारिश का पानी कैसे रोकना चाहिए। अगर जल के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, मेरे यहाँ बोरिंग हो गया है 300 फुट से, बस बटन दबाई पानी निकल रहा, तो मरना ही मरना है। जल के बारे में सोचना है। जंगल, खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, खेत की मेड़ों के सारे झाड़ी जंखाड़ आपने काट दिए हैं, यानी वनस्पतियों से दुश्मनी है, जंगल से दुश्मनी है। और जंगल नहीं होगा तो जीव नहीं होगा। कौन सा जीव? जो आपकी खेती में लाभ देने वाला जीव है वो नहीं होगा। फिर होगा कौन? जो नुकसान करने वाला है वो होगा। तो फिर आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, तो समस्या में और फंस गए। ठीक है ना? तो आज विषय है कि जमीन को कैसे सुधारें। पहला विषय है जमीन, भूमि। धरती माता अगर संपन्न है तो समझ लीजिए आप संपन्न हो।
धरती माता के पास सामर्थ्य है गन्ने की फसल को पालने के लिए, तो कौन कहता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जरूरत होती है? नहीं होती। धरती माता संपन्न है तो फसल में कोई बीमारी आती ही नहीं। कैसे आएगी बीमारी? जब मां स्वस्थ है तो फसल में बीमारी कैसे आ जाएगी? अगर खेत की मेड़ों पर अच्छे अच्छे पेड़ खड़े हैं, पक्षी हैं, तो कैसे कीड़ा आ जाएगा? तो ये बातें ना मैंने समझने का प्रयास किया कभी और ना किसी ने समझाया। क्यों? सारे लोग चाहते हैं कि ये जो वर्तमान का, जो कलयुग का जो सिस्टम है, समस्याओं का, ये समस्याएं पब्लिक के बीच में बनी रहें तो हमारा धंधा चलता रहे। और मैं कहता हूं कि देश के 14 करोड़ किसानों का धंधा बंद हो गया और 50 लाख लोगों का धंधा चल रहा है, तो मेजॉरिटी किसकी है? 50 लाख लोगों का धंधा बंद भी हो जाए तो चलेगा, किसान का धंधा चलना चाहिए, क्योंकि किसान उस 50 लाख को भी पाल लेंगे। लेकिन वो 50 लाख धंधेबाज लोग 14 करोड़ किसानों के परिवारों को नहीं पाल सकते। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती करनी ही है। दो चीजें हैं, या तो मैं इसको जल्दी समझ करके शुरू कर दूं, और अगर ये मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने मान लिया है कि मैं अपने बच्चों का दुश्मन हूं। हम तो डूबे ही हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बच्चों की खुशियों के लिए इस धरती पर मानव सभ्यता निरंतर रहेगी। वो मानव सभ्यता निरंतर मुस्कुराती रहे, इसके लिए जल, जंगल, जमीन और जैव विविधता को पूजा करना पड़ेगा। भगवान में 5 अक्षर हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। वायु का आप कुछ कर नहीं सकते, आकाश का कुछ कर नहीं सकते, सूरज का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जमीन और जल का बहुत कुछ बिगाड़ सकते। तो हमको 2 चीजों पर फोकस करना है कि पानी खूब हो और जमीन फर्टाइल हो। ठीक है ना? उसके बाद नाना प्रकार की वनस्पतियां हों और नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर भी मेरे बीच में रहें। इसको कहते हैं भगवान और भगवान की व्यवस्था। ये 5 महाभूत ही भगवान हैं। सत्य यही है कि भगवान का सत्य यही है कि 5 महाभूत ही भगवान है। लेकिन आपको यहां भी भटकाया गया कि नहीं, ये कोई नहीं कहता जमीन भगवान है, आकाश भगवान है, सूरज भगवान। भगवान तो फैक्ट्री में बनने लगा, बिकने लगा और खरीदा जाने लगा। भगवान भी सोचता होगा कि जिस इंसान को मैंने बनाया, वो कहता है कि मैं तेरी रचना हूं, आज ये इतना बहादुर हो गया है कि हम ही को बना रहा है। और बना लेता तो भी ठीक था, बनाता है, बेचता है और खरीदता है। यानी कि भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है, खेती के नाम पर धंधा चल रहा है। तो पहले जमीन को फर्टाइल बनाना है, ठीक है ना? क्योंकि एक साधे सब सदै, सब साधे सब। धरती माँ को खुश करना है। कैसे खुश होगी? तो धरती माता को 2 चीज चाहिए। हमें प्यार। धरती माता कहती तुम बच्चे हो, बच्चों का जो बिहेव करना चाहिए मेरे साथ वो बिहेव करो। मैं तो माँ का फर्ज निभा ही रही हूँ, तेरा बिहेव खराब भी हो गया तभी मैं निभा रही हूँ ना। लेकिन तू मुश्किलों में फंस गया तो अभी भी अगर चेतना आ गई हो तो अभी भी फर्ज निभा लो। कौन सा फर्ज? ये धरती माँ 5 देवताओं की वजह से, ये 5 धरती, भूमि, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि से ही धरती माँ। क्या करना है? अभी बरसात का सीजन है। विष्णु माने पानी। बरसात में विष्णु मां से मिलने आया है और मेरे खेत की मेड़ नहीं। हमारे फोर फादर बढ़िया सी मेड़ बना के विष्णु भगवान को रोकते थे। माँ और पानी का, मतलब धरती और पानी का मिलन होता था, या माँ का और विष्णु का मिलन होता था। और धरती बारिश के दिनों में अपना श्रृंगार करती है।
इतना श्रृंगार करती है कि साल भर तुमको पाल सके और सारे जीवों को पाल सके। लेकिन मैंने मेड़ काट दी। फिर माँ के ऊपर ये जो पेड़ है ना, जो आच्छादन करते थे, या ये कहो उसको उसके वस्त्र थे, 25% तो माँ का हिस्सा पेड़ों से ढका ही होना चाहिए। मैंने कहा जंगल है, छाया मारता, काट दो, काट दिया। फिर क्या, बैल, शिव की सवारी नंदी थी, इस खेत की जुताई बैल से ही होनी चाहिए। आज जैसे गौ आधारित खेती के जो पैरोकार है ना, मैं उनसे कहता हूं, अगर दम है तो बोलो ना कि सर ये गौमूत्र गोबर तो फाइनल प्रोडक्ट है, गौ आधारित खेती करनी तो बैल को प्रमोट करिए, ट्रैक्टर पर सब्सिडी बंद करिए। ठीक है ना? बैल जहां कटेगा, जो देश गाय के दूध को वाजिब दाम नहीं देगा, तो कोई गाय पेशाब के लिए नहीं पालेगा। ध्यान रखिए, गाय जब पाली जाती थी तो बैल के लिए पाली जाती थी और दूध के लिए पाली जाती थी। ठीक है ना? तो गाय को बचाना है तो बैल खेती में लाओ। चूंकि ट्रैक्टर, 4 टन का ट्रैक्टर जमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को खराब कर देता। हम सब लोग पढ़ते हैं सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर। जब बैल चलता था तो टेक्सचर स्ट्रक्चर था। अब तुम उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी चला रही हो तो काय का टेक्सचर, काय का स्ट्रक्चर। तो जमीन कॉम्पैक्ट हो गई, बारिश का पानी नीचे जा नहीं रहा और पानी की डिमांड बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे आबादी बढ़ी देश में तो पानी की डिमांड बढ़ी। तो पानी की डिमांड अगर हमारी बढ़ गई तो ज्ञान अगर होता तो मैं ये कहता कि यार पहले पानी की डिमांड कम थी, अब पानी की डिमांड ज़्यादा है, तो अब बारिश का पानी बचाना ही बचाना है। तो आपके सामने समस्या नहीं होती क्योंकि आप ज्ञानी थे। अभी हम कितने अज्ञानी हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी क्या कह रहे हैं, परमात्मा को, भगवान को भी चैलेंज करती हैं। क्या? रख अपना पानी अपने पास, मुझे तो जमीन के नीचे से बोरिंग करके पानी निकालने की कला आती है। अब इन मूर्खों को ये नहीं पता जब ये भी सूख जाएगा ना, जैसे मैं कहता हूं दिल्ली में पानी खत्म हो गया है तो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट सब दिल्ली में बैठे हैं। है किसी माई के लाल की औकात कि दिल्ली में पानी की समस्या को सॉल्व कर लो? मैं फिर कहता हूं, जो काम भगवान को करने हैं उनको भगवान को करने दो। तुम वो काम करो जो तुमको करना है। अभी हमने क्या कहा, अपना काम तो कर नहीं रहे, भगवान का शुरू कर दिया। अब ABCD जानकारी है नहीं, लेकिन मैंने भगवान का काम शुरू कर दिया। चलिए, आज विषय मित्र है कि इस जमीन जिंदा है, जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जमीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जमीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, इसको जब माँ कहता हूं तो इसका मतलब जिंदा है। किसकी वजह से जिंदा है? इस धरती में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, नाना प्रकार के। अब पेस्टिसाइड डाल, अज्ञान थे तो क्या हुआ, दीमक दुश्मन है, ये वाला इंसेक्टिसाइड डालोगे तो मर जाएगी। क्योंकि हम लोग अज्ञान थे तो लोग बेवकूफ़ बना गए, दीमक को दुश्मन बता गए, मैंने दुश्मन मान लिया और क्या किया, दीमक को मारने के लिए जो दवा डाली गई उसके पीछे का मकसद था कि जमीन के सारे जीव मर जाएंगे, किसान भगा भगा इधर उधर घूमेगा, परेशानियों में गिरफ्त हो जाएगा, फिर मेरे पास समाधान मांगने आएगा। इरादा ये था। आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी जीव को मारें? ज्ञान कहता है मुझे किसी भी जीव को मारना नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी जीव को मारने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप भगवान की व्यवस्था पर यकीन नहीं करते। और अगर भगवान की व्यवस्था पर यकीन नहीं करते तो मंदिर और ये मंदिर घूमते घूमते क्या कर रहे हो? ये धरती एक मंदिर है, धरती से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। आप इसमें निरे देवता देख सकते हैं, निरी देवियां हैं, हर नदी देवी है, गाय देवी है, वनस्पतियां देवियां हैं।
आकाश देवता है, सूरज देवता है, वायु देवता है, धरती देवता है, जल देवता है। तो आप सुनना, हमको पानी में विष्णु नहीं देखना, हमको तो कागज के कैलेंडर में विष्णु देखना है। हमको धरती में शिव नहीं दिखेगा, हम कागज के कैलेंडर में शिव देखेंगे। मैं कहता हूं देखो, मूर्तियों में भी शिव ब्रह्मा विष्णु देखो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको भी तो देखो, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है नेचुरल फार्मिंग में? धरती माँ को फर्टाइल बनाना। अब फर्टिलिटी क्या होती है? जैसे आपने मिट्टी की जांच कराई, तो आज की तारीख में देश की जमीनों में औसत जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 है। आज के ठीक 1950-60 के दशक में जो मिट्टी की जांच हुआ उसका मैंने डाटा कलेक्ट किया, तो 1950-60 के दशक में एवरेज देश की जमीनों में जीवांश कार्बन 0.6 था। तभी देखना आप, ठीक 50 साल पहले रबी के सीजन में पूरे देश का किसान जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई बिना पलेवा के बोता था और बिना पानी के काटता था। क्यों? जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन जाता था तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत थी और उस ऑर्गेनिक कार्बन इतना था कि वो फसलों को पोषण दे देती थी। तो हमें जमीन को मजबूत बनाना, जीवांश कार्बन कितना करना है? जीवांश कार्बन बढ़ा के करना है 1%। 50 में था 0.6, अब रह गया 0.3। अब करना कितना है? 1। अगर 1% जीवांश कार्बन मेरी जमीन में हो जाए, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इरिगेशन का साधन नहीं, जरूरत ही नहीं है, और ना विश्वास हो तो जंगल चले जाओ। जंगलों में कहीं तालाब है कि स्प्रिंकलर लगे हैं कि ड्रिप लगी है, सारी वनस्पतियां मुस्कुरा रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी, वहां की धरती माता संपन्न है, वहां की मृदाओं में 2% के आसपास ह्यूमस है। मैं तो आपसे 1% करने की बात करता हूं। जब हम ह्यूमस बढ़ाने की बात करेंगे तो 2 चीजें आएंगी। एक तो कार्बनिक पदार्थ, मतलब पशुओं का मलमूत्र, खरपतवारों के अवशेष, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, चूल्हे की राख, जो भी वेस्टेज बचता है वो सब मां को वापस करना है। और ये जो वेस्टेज है, जब ये नमी रहेगी खेत में, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को कार्बन बनने में 2 महीना वो नम रहना चाहिए, पदार्थ कार्बन बन जाएगा। जब कार्बन बन जाएगा तो धरती में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव उसको अपना भोजन बनाएंगे। जीव कार्बन को खाएंगे, मरेंगे, जो जीव मर जाएंगे उसी का नाम है जीवांश, और फसलों का असली भोजन है जीवांश। जब फसल को पर्याप्त जीवांश मिलेगा तो उस भोजन में स्वाद होगा, उस भोजन की पौष्टिकता होगी। मतलब वो भोजन खाने के बाद अब आपको जिंक की, आयरन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे समझ में ये बात नहीं आई तो सुनना, आपकी फसल को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फेट चाहिए, पोटाश चाहिए, जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, आयरन चाहिए, और फिर आपके पशु को भी सप्लीमेंट्री फूड चाहिए, और आपको भी नाना प्रकार के सब मेडिकल भी चला जाओ मेडिकल स्टोर में, जो दवाई के नाम पर बिकता है ना, सब क्या है? सप्लीमेंट्री फूड। दवाई नहीं है, दवाई के नाम पर तो एक पेन किलर है, एक नींद की गोली है, एक एंटीबायोटिक है, एक एंटी एलर्जिक है, 4 दवाइयां हैं केवल। बकाया क्या है? सप्लीमेंट्री फूड। किसी में कैल्शियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में 3 साल्ट, किसी में 4 साल्ट। ये सत्य दुनिया नहीं बताती। तो अब आपको जो करना है, जीवामृत बनाना है। इसमें जमीन में नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेस्टिसाइड डाल करके मैंने मारे हैं, ये तो तय है। इसीलिए खेत में, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, पहले लोटा लेके लोग खेत में शौच क्रिया करने जाते थे,
अगले दिन फिर वहीं जाते थे तो क्या देखते थे, कल वाला मल तो मिट्टी बन गया। अब आज तो मिट्टी बनता नहीं, आज तो सूख जाता है। हमको ये समझना है कि पहले ये मल मिट्टी क्यों बनता था और अब क्यों नहीं बनता। तो सिंपल सी बात है, मिट्टी बनाने वाले जीव हैं नहीं, वो पेस्टिसाइड डाल के तुमने मारे हैं। तो मुझे जीवामृत की जो कहानी है, आज देश में जीवामृत जीवामृत जीवामृत, यहां भी लोगों को खूब भटकाया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्ची बात सुनो, सत्य जानो, आगे बढ़ो। तो जीवामृत की कहानी बिल्कुल सरल है। जैसे ये आप यहां से जीवामृत ले जाएंगे, मेरे पास से जीवामृत है, ठीक है ना। क्या करना है, ये जंगल की मिट्टी के जीवाणु हैं, ये गाय के गोबर के जीवाणु नहीं है। मैं रोज कहता हूं गाय के गोबर में जो भी जीवाणु हैं बहुत हैं, ढेर सारे हैं, करोड़ों हैं, लेकिन उनका इस नेचर में कोई रोल नहीं है। गाय के गोबर का तो रोल है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन उसके अंदर जो पाए जाने वाले जीवाणु हैं अब उनका कोई रोल नहीं है। तो ये जंगल की मिट्टी के जीवाणु, किसी जमाने में जब आप पेस्टिसाइड नहीं यूज करते थे तो इस जीवामृत की कोई बात थी क्या? नहीं थी, क्योंकि जमीन में थे। मैंने चूंकि मारा इसलिए बात आई यहां तक, ना मारते तो बात आती नहीं। जैसे हमसे बहुत सारे किसान टेलीफोन पर जुड़ते हैं, पूछते हैं, तो हम उनसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं। हमने तुम्हारा खेत कहाँ है? बोले वहाँ है। हमने कहा आसपास की बायोडाइवर्सिटी कैसी है? बोले साहब हम तो जंगल से सटे हुए। तो हमने कहा तुमने कोई पेस्टिसाइड जमीन में डाला है? तो कहता है साहब मेरी याददाश्त में मैंने जमीन में कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। तो हमने कहा तुमको जीवामृत की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ केवल कार्बन की कमी, क्योंकि वहां जीवाणु मरे ही नहीं, और मर भी गए खेत के तो ऊपर से पहाड़ से आ जाते हैं पानी में बह के। तुमको केवल खेत में कार्बन बढ़ाना है, जीवाणु तो है वहां पर। मैं उसको सजेशन नहीं देता हूं कि जीवामृत बनाओ, क्योंकि जीवामृत की प्रॉब्लम उसके यहाँ नहीं है। लेकिन जो देश के किसानों ने दबा के पेस्टिसाइड डाले हैं उनके यहाँ सबकी जगह प्रॉब्लम है। तो मेरे यहाँ जो लोग आते हैं ये जीवामृत है, 2 लीटर जीवामृत। अब कोई 2 लीटर ले जाए, कोई 4 लीटर ले जाए। ऑब्जेक्ट ये है कि जिसको समय है कि 4 महीने में बनाना है, यानी रबी की खेती में, तो 2 लीटर ले जाएगा, उसको 4 महीने में 200 लीटर जीवामृत बन जाएगा। जिसको ज़रूरत है कि हमको इसी 2 महीना के अंदर बनाना है, तो उसको 5 लीटर जीवामृत चाहिए। कोई कहता है मुझको 1 महीने में बनाना है और 10 एकड़ के लिए बनाना है, तो फिर उसको 10 लीटर जीवामृत चाहिए। कोई कहता है हमको 15 दिन में ही साहब बनाना है, बस धान की रोपाई होनी है, तो फिर मैं कहता हूं तुमको 20 लीटर जीवामृत चाहिए। क्योंकि बैक्टीरिया जितना है कम है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा तो उस हिसाब से। दही जमाना है तो जामन की मात्रा कितनी, उस हिसाब से दही जमेगा। तो ये मेरे पास जीवामृत है। हमने क्या किया, जीवामृत लिया और अपने इस ड्रम में डाल दिया। ये ड्रम है 200 लीटर का, ऐसे जीवामृत डाल दोगे। जीवामृत डाल दिया। अब इसमें पानी भरना है, कितना? जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो उसको 2 लीटर बना 200 लीटर बनाना, जिसके पास 5 एकड़ है उसको 100 लीटर बनाना, जिसके पास 2 लीटर उसको 50 लीटर बनाना। सिंपल सा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम हर आदमी को 200 लीटर बनाना। 2 एकड़ जमीन है तो 50 लीटर बनाओ, 6 एकड़ जमीन है 100 लीटर बनाओ, 7 एकड़ जमीन है 150 लीटर बनाओ, 10 एकड़ जमीन है 200 लीटर बनाओ। क्योंकि 1 एकड़ में हमको मैच्योर जीवामृत 20 लीटर चाहिए, बस उस हिसाब से, ठीक है ना। अब ये जीवामृत डाल दिया। अब इसमें जितना बनाना उतना पानी भरेंगे। 100 लीटर बनाना 100 लीटर पानी भरिए। अब इसके बारे में कहा गया इसमें बेसन चाहिए, मैं कहता हूं आटा चाहिए। लोगों ने कहा बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया की मसल्स कैसे बनेगी? गजब कहानी है।
ऐसा लोग अफवाह उड़ाएं। आटा नहीं डालना, बेसन, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल्स कैसे बनेगी? मैं कहता हूं बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जब खेत में होता है तो कार्बन खाता है, और यहाँ चूंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो केवल शुगर चाहिए। अब जैसे ये मैं अगर इसमें आटा डालूंगा तो पहले तो ये बता दूं कितना डालना है। अगर किसी को 2 महीने में बनाना है और 200 लीटर बनाना है तो वो ये चीनी है, वो क्या करेगा, टोटल भोजन हमको देना है 2 महीने में 28 किलो। 200 लीटर पानी है तो टोटल भोजन कितना देना है, 28 किलो। तो हम 14 किलो चीनी और 14 किलो आटा डालेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आटा जो डाला है उसको 20, 25, 30, 35 दिन तक नैनो फार्म में कन्वर्ट होने में लगेगा। यानी कि अभी 30-35 दिन तक आटे का यहां कोई रोल, केवल रोल अभी चीनी का है। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, जब 14 किलो आटा 14 किलो चीनी डाली तो ये हो सकता है कि 2.5 महीना ले ले, समझना बात को। तो मैं कहता हूं जिसको 55 दिन में बनाना है, 50 दिन में बनाना है, वो क्या करेगा, पूरी चीनी डालेगा। क्योंकि चीनी जब घुलेगी पानी में तो नैनो फार्म में है, बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बैक्टीरिया को ना तो मुंह है, मतलब खाने और हगने का कोई ऐसा नहीं है, वो केवल शुगर लेता है, सुक्रोज लेता है, ग्लूकोज लेता है, नैनो फार्म में लेता है। तो आटा भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बोले साहब हम गुड़ डालेंगे, हमने गुड़ डाल दो। अब गुड़ ढूंढते कहाँ मिल रहा है, तो कई किसान सस्ता गुड़ तलाशते हैं। बाजार में गुड़ मिल रहा 45 रुपया। किसी ने कहा वो उनके यहाँ रखा है, बहुत पुराना गुड़ है, बह रहा है पानी जैसा। तो वो लाते हैं और वो तौल के हिसाब से वो 14 किलो डाल देते हैं। फिर हमसे कहते हैं साहब देखो वीडियो हमारा बन गया क्या। एक किसान का वीडियो आया, वो जीवामृत पूरा रेड कलर का है। हमने कहा लाल तो यार नहीं होना चाहिए। कह रहा साहब हमने लाल वाला गुड़ डाला है, हमने जिसमें कलर मिला होता है। हाँ साहब बहुत चटक लाल था, हमारे यही चलता है। जैसे मिठाई नहीं बिकती, लड्डू है तो ज़्यादा कलर हरा कर दो, पीला कर दो। तो हमने कहा भाई मेरे, हमने तुमसे, हमने कहा सिंपल गुड़ डालो यार, गुड़ डालो या शक्कर डालो, गुड़ हो तो ऐसा हो। हमने ये गुड़ डाल दिया, पानी भर दिया। वो बेटा लाओ जरा पंजा, क्या करना है अब सुनना। हम गुड़, चीनी, आटा तीनों डाल सकते हैं, हम केवल गुड़ डाल सकते हैं, हम केवल चीनी डाल सकते हैं। आटा उन गरीब किसानों के लिए जो गुड़ और चीनी नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए चूंकि आटा 28 रुपये किलो मिल जाता है, चीनी 46 रुपये किलो, तो थोड़ा सा बचत हो जाएगी। चलो देर में आटा टूटेगा, कहानी केवल इतनी है। लेकिन अगर डाल सकते हो तो गुड़ डालो या चीनी डालो। अब ये पंजा ऐसा, अब आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डालो, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घुमाओ। पहले तो ये डंडे से 200 लीटर पानी भरा है, तो डंडे से इसको आप चला नहीं सकते, आपकी बाहों में दम नहीं है। और चलाना क्यों है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पानी की ऑक्सीजन पर जिंदा है। अगर नहीं चलाएंगे तो अपर सरफेस में जो माइक्रोब्स है वो तो फंक्शन करते रहेंगे, नीचे वाले मरेंगे नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, मल्टीप्लाइड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके का पंजा मैंने इसमें डाला और दिन में एक बार ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे एक बार करके 2 मिनट चला देता। तो क्या हुआ, पानी उथल पुथल हुआ, तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। ये उद्देश्य है हिलाने का। किसी कोई अगर 2 बार हिलाएगा तो उसका थोड़ा और हो सकता है 5-6 दिन जल्दी बन जाए। अब ये हमने बना लिया, कैसे प्रयोग करना है।
जब ये 2 महीने में, 45 दिन में, 65 दिन में बन गया, और बनने की शर्त क्या है फिर मैं बताऊं। एक तो नेचुरली जो मैंने कहा, अगर 5 लीटर ले गए, 200 लीटर बनाना है, 28 किलो भोजन दे दिया है, तो 2 महीने में बनना ही बनना। मान लो बन गया, और फिर भी शक है तो इसमें हाथ डालो और खुशबू लो। जो गंध आपको मिली, फिर साबुन से हाथ धुलो, फिर सूंघो, लगे कि अभी तो 90% खुशबू है, फिर हाथ धुलो, 80% है, फिर हाथ धुलो, आपको लगे कि साला 60-70% तो वो सुगंध ही है, तो समझ लीजिए आपका कल्चर बन गया। और अगर हाथ धुला साबुन से, खुशबू गायब, तो समझ लीजिए अभी मैच्योर नहीं। ये इसकी सबसे सरल पहचान है। अब बन गया तो अब इसको डालना है। तो 20 लीटर 1 एकड़ जमीन में, ड्रिप वाली फसल बोए हो तो वेंचुरी से चला दो 20 लीटर। अगर खेत में बारिश का सीजन है, पानी खेत में हल्का हल्का भरा हुआ है, तो 20 लीटर की बाल्टी लो। 1 एकड़ खेत में 30 जगह 40 जगह आधा लीटर फेंकाओ, बैक्टीरिया चला गया। अगर रबी का फसल है, खेत में पानी नहीं भरा है, ओट आ गई है, दलहन तिलहन बोना है, तो इस 20 लीटर को 100 किलो सूखे हुए गोबर में मिलाओ हाथ से, और गोबर को यूरिया की तरह छींट दो, पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दो। ये तो इसको डालने का है। बरसात में अगर कोई डाल लेगा, जैसे आज आप ले गए, आपका 2 महीने में बन गया, और 2 महीने में बरसात की फसल धान है, पुराना हो गया, अभी कटा तो नहीं है, आपने सोचा आप रबी में डालेंगे सीधे, ये मिस्टेक मत करना। माइक्रोब्स जितना अर्ली जाएगा उतना अर्ली फंक्शन शुरू करेगा। आपका अगस्त का महीना लास्ट हुआ, जीवामृत बन गया, अगस्त में जो क्रॉप खड़ी थी, जो दशा थी, आप इसको मिट्टी में इनाकुलेट कर दीजिए। चूंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने इसको काम करने का समय मिलेगा, और जब नवंबर में अपनी फसल बोगे तो इसके परिणाम बहुत खूबसूरत आएंगे। आप सोचो कि मैं जब गेहूं बोऊंगा तो इसको डालूंगा, मजबूरी है आपका, बन नहीं पाया तो ऐसा करना। अगर बन जाए तो जितना जल्दी हो इसको जमीन में इनाकुलेट कर दो। अब ये क्या करेगा, क्या है इसके पास? तो कैसे, किसी ने कहा क्यों साहब जीवामृत में कितना नाइट्रोजन होता है? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना लोग, वो इस तरीके का सवाल करते हैं। हमने कहा कोई नाइट्रोजन नहीं होता। कुछ तो साहब होता होगा। हमने कहा इसमें कुछ नहीं होता है। तो फिर साहब क्यों बनाए? तो हमने कहा मत बना। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं होता, ये कुछ करता है। ये क्या गृहिणी है। जमीन में बहुत सारा खाद्य पदार्थ पड़ा था, अब ये जीवाणु वहां गए थे, जो कार्बन था उसको चाटेंगे और मरेंगे तो जीवांश बनाएंगे। वही फसलों का असली भोजन है। जीवामृत डालने के बाद मेरा तजुर्बा है, लाखों किसानों के साथ जो तजुर्बा कर पा रहा हूं, कि फसल में कोई, जैसे बारिश में डाल दिया, रबी में फसल बोना, जिसको पता है दलहनी फसलों में विल्ट आता था, मैं कहता हूं नहीं आएगा। कोई कहता है टमाटर में ये मोज़ेक आता था, मैं कहता हूं नहीं आएगा। भूमि से पैदा होने वाली कोई बीमारी अब आ ही नहीं सकती, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जो थे उन्होंने नेगेटिव पैथोजन को वहीं कंट्रोल कर दिया। दूसरा, फास्फेटिक फर्टिलाइजर को तो मैं 500% दावे के साथ कहता हूं, पूरे देश को फास्फेटिक फर्टिलाइजर ना आयात करने की जरूरत है, न किसान को खरीदने की जरूरत है, ना महंगा लेने की जरूरत है, ना नकली के चक्कर में पड़ने की। आप भूल जाइए कि फास्फेट नाम की कोई चीज होती थी। कैसे? 2 साइंस हैं। ये आज के 50 साल पहले तो किसी ने फास्फेट डाला नहीं, तब तक कैसे धंधा चल रहा था? यानी कि जमीन के पास सब कुछ है, आपका प्यार मांगती है, आप प्यार से उसके साथ जो बिहेव करना चाहिए वो करिए, सब कुछ उसके पास है। और अगर नहीं है तो अब मैं गणित बता दूं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो 60 किलो आप फास्फेट देते हो 1 हेक्टेयर में, उसकी 20 किलो मात्रा फसल यूज करती है और 40 किलो
वहीं अघुलनशील बदल जाता है। अब कल्पना करना, जो किसान 20 साल से किसी खेत में गेहूं बो रहा है, धान बो रहा है, तो 60 किलो इधर 60 किलो इधर, 120 किलो डाला, 40 किलो फसल यूज कर रही, 80 किलो बच रहा है। 20 साल हो गए, 16 क्विंटल फास्फेट खेत में रखा है। ये जीवाणु जाएंगे, उसको सोलोविल बनाएंगे और फसल ले लेगी। तो फास्फेट डालना ही नहीं, ना पोटास, ना जिंक, ना सल्फर। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है? हम धरती को इतना खूबसूरत बना दें, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा डाल दें और सारे जीवाणु इनोकुलेट कर दें, ताकि जो रॉ मटेरियल था उससे जमीन भोजन बना के फसलों को देती रहे। तो ना तो कोई, आप जैसे, मैं एक चीज और कहता हूं, अगर कोई किसान गन्ना, धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन बोएगा तो फास्फेट, पोटास, जिंक, जाइम सब बंद कर देगा, लेकिन नाइट्रोजन अभी 2 साल 3 साल देनी है। कैसे? नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से गई थी, वो पौधे को जो लेनी थी ले लिया, जो सीपेज होनी थी सीपेज हो गई, खेत जब सूखा तो वायुमंडल में उड़ गई। तो नाइट्रोजन को रोकने का साधन है कार्बन। कार्बन 0.3% है। 0.3% कार्बन के पास गन्ने जैसी, धान जैसी, गेहूं जैसी फसल को नाइट्रोजन देने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब आप कार्बनिक पदार्थ डालते रहोगे तो उसमें जीवांश बढ़ने लगेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो एक दिन आएगा कि हमको नाइट्रोजन भी बंद कर देनी है। अब ये साहब कितना साल लगेगा, वो आपके ऊपर निर्भर है कि खेत में ह्यूमस 1% करने के लिए आप 10 साल लगाएं, 5 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, 6 साल लगाएं। जैसे अभी जमीन में कार्बन की मात्रा 0.3 है, तो 1 हेक्टेयर जमीन का वजन होता है 20,000 कुंटल। 1% कार्बन का मतलब है 200 कुंटल। 100 किलो कार्बनिक पदार्थ में, सूखे कार्बनिक पदार्थ में 100 किलो 58 किलो कार्बन बनेगा। तो खेत में अभी 60 कुंटल कार्बन है, वो करना कितना? 200, तो यानी 140 की कमी है। 140 कुंटल कार्बन की कमी है। 140 कुंटल कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए हमको करीब 260 कुंटल या 250 कुंटल कार्बनिक पदार्थ डालना है। अब इतना देश का किसान वन टाइम नहीं डाल सकता, कहाँ से लाएगा? तो क्या है साधन? जो तुम्हारे खेत में खरपतवार उगते हैं उनको वीडीसाइड डाल के मारना नहीं, बहुत सारा कार्बन तो ये देंगे। फिर फसल जो काटी उसका जो अवशेष है उसको फेंकना नहीं, बेचना नहीं, जलाना नहीं, बहुत सारा कार्बन वो देंगे। अब एक आप तौल लेना, लगभग अंदाजिया कि घासों से मिल गया होगा 20 कुंटल, गेहूं के भूसे से मिल गया होगा 40 कुंटल, मूंग की फसल हार्वेस्ट हो गई तो उससे मिल गया होगा 8-9 कुंटल। यानी एक साल में मैंने कितना दे दिया? करीब 60-65 कुंटल। क्या? कार्बनिक पदार्थ हमको देना कितना है? 250 कुंटल। यानी कि 4 साल अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो मेरे खेत में 1% ह्यूमस हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? अगर खेत की मेड़ नहीं है और खेत में स्लोप है, कार्बन सबसे लाइट वेटेड पदार्थ है, जो अपर सरफेस में है ना, जब बारिश होगी खेत से पानी बहेगा तो माँ ने जो कार्बन बनाया था वो बह करके बाहर चला जाएगा। तो हम उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं और जो बन गया उसको रोकते नहीं है। तो क्या हुआ? 9 दिन चले। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे ब्लीडिंग हो रही है, अब अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने कहा इसको खून चढ़ना है, तो इधर खून चढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोक नहीं रहे बेवकूफ, तो खून चढ़ जाएगा। जितना बोतल से चढ़ रहा है उससे ज़्यादा निकल रहा है, तो मुझे तो मरना ही, ठीक है ना। तो जमीन में जो कार्बन का लॉस है उसको, कार्बन के 2 लॉस हैं, ये समय बह के भी जाता है और अधिक टेम्परेचर में भी कार्बन का लॉस होता है। इसलिए मैं खेतों की मेड़ों पर पेड़ों की बात करता हूँ। जैसे आज ग्रीन हाउस आया, अब समझना कैसे कैसे लोग ठग रहे हैं। लोगों ने कहा मैंने ग्रीन हाउस लगाया है 1 एकड़ का। ने कितने में लगा? बोले 65 लाख में लगा। 35 लाख सरकार ने सब्सिडी दिया। भाई साहब, हमने कहा 30 लाख तो तुम्हारे घुस गए। ये मेरा एक
बगीचा है, ये अशोक के पेड़ हैं। अगर ये अशोक के पेड़ इसी प्रकार चारों तरफ फैले हों तो ग्रीन हाउस ही तो है यार। नहीं बोले पेड़ वाला ग्रीन हाउस नहीं, पर्दे वाला। तो रेडीमेड लाइफ हो रही है हमारी। प्रकृति कहती है ग्रीन हाउस भी बनाना है तो ग्रीन हाउस की व्यवस्था मैंने की है ना, पेड़ लगा। नहीं नहीं तुम्हारा कठिन है, यहाँ कुछ कठिन नहीं है। 100 पेड़ रखने हैं, 5-6 साल के बाद आपका ग्रीन हाउस रेडी। ये हमको बर्दाश्त नहीं। वो जो 30 लाख रुपए जो ठग गए जेब से, जमीन बेच के, जेवर बेच के बीवी, वो वाला ग्रीन हाउस चाहिए। और फिर जानते हो क्या होगा? मैंने पूछा ग्रीन हाउस क्यों लगाया है? बोले वो आर्टिकल पढ़ा था सर इंडिया टुडे। हमने कहा, बोले ग्रीन हाउस से वो नेताजी थे, वो उन्होंने देखो 5 करोड़ अर्न कर लिए, वो एक IAS थे उन्होंने इतना कर लिया। हमने कहा चूतिया हो क्या? ये सारे लोग नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए नौटंकी करते हैं। और नहीं हमको आए कोई बताए जरा, ग्रीन हाउस 1 एकड़ का लगा के कौन 50 लाख पैदा कर लेगा? संभव है? क्रॉप तो जमीन में ही बोगे। ग्रीन हाउस का मतलब केवल इतना हुआ कि मैं गर्मियों में खीरा नहीं पैदा कर सकता था, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया तो गर्मियों में भी खीरा हो गया। लेकिन खीरा 1 एकड़ में अगर 200 कुंटल होता तो ग्रीन हाउस में क्या 3000 कुंटल होगा? नहीं। तो ये सारा लोग, पढ़ा लिखा जो भी लोग है, सिस्टम है, वो किसान को बरगलाता है। और नए जिन किसानों के पास पैसा है उनके किसान के बच्चे तो ऐसा झांसे में आ जाते हैं कि पापा से लड़ाई लड़ ली, मुझे ग्रीन हाउस बनाना, मुझे पॉली हाउस बनाना, मुझे ये करना। ठीक है ना? तो प्राकृतिक खेती का मतलब है जमीन की फर्टिलिटी को सुधारना, जीवामृत बनाना और कार्बन बढ़ाना। फिर मैं बोलता हूँ, कई देश के किसान कहते साहब हम तो 6-7 साल से डाल रहे हैं। हमने क्या हुआ? पहले साल तो साहब उपज कम घटी थी, फिर दूसरे साल उपज थोड़ी और ज़्यादा घट गई, अब तो घटती ही चली जा रही साहब। तो हमने कहा बेवकूफ़, ये जो जीवाणु थे जमीन में, तुम्हारा जो कार्बन था, अभी जीवाणु नहीं थे, अब जीवाणु डाल दिए तो तेरा कार्बन चाट गए। हर साल चाट रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ तो डाल नहीं रहे हो, तो कार्बन कहाँ से आएगा? तो हमने कहा इनका काम है जितना मटेरियल रखा तो उतना भोजन बना देते हैं बेचारे, हैं भाई। जैसे आपकी किचन है, अब आपकी पत्नी, आप दारू पी के मस्त हो, अभी तो खूब पहले जो पिताजी रख गए थे सामान, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा था। अब एक दिन आपको भोजन अच्छा नहीं मिला था, आपने कहा क्यों, क्या हो गया? सामान ही नहीं है किचन में, मैं क्या करूं? तो एक दिन आएगा जीवाणु कह रहे मैं क्या करूं? जीवाणु क्या करेंगे जब कार्बन नहीं है वहां पर? दोनों चीजें, दही जमाना है, दूध भी चाहिए, जामन भी चाहिए। खेत को फर्टाइल बनाना है तो कार्बनिक पदार्थ भी चाहिए, जीवाणु भी चाहिए। अब आगे ये ध्यान रखना है कि इनको मारना नहीं है। पता चला जीवामृत डाल के आए, फिर गेहूं में कहीं दीमक का दिखा 2-4 पौधा, पड़ोसी ने कहा यार तुम्हारे खेत में दीमक लगा है, अरे यार दीमक तो बहुत नुकसान करता है, फिर ले गए पेस्टिसाइड, फिर डाल दिया, तो जो तुमने डाला था मार दिया। खेती समझदारी का विषय है, बस खेती लालच का विषय नहीं है। जिस दिन प्रकृति रूपी माँ संपन्न हो जाएगी, जमीन फर्टाइल हो जाएगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, खेत की मेड़ों पर जंगल हो जाएगा, चिड़ियाँ हो जाएंगी। अब ये 5 साल, 6 साल, 7 साल जितना भी लगे, उसके बाद ये मान लीजिए आप केवल फसल बो देना। 4 जुताई की नहीं, 1 जुताई की ज़रूरत है, 5 पानी की नहीं। हो सकता पानी लगे ही ना लगे तो 1 लगे, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई इंसेक्टिसाइड। एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि किसान कहता साहब सब ठीक है, खरपतवार का क्या करें? यहां बात अटक गई। तो हमने कहा तुम अब फसल अपने लिए बोते हो, इंसान क्रॉप अपने लिए बोता है। इस धरती में केवल इंसान नहीं है, बहुत सारे जीव हैं, माँ उन सब के लिए बोती है। तो अपना ना देखो। खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
मतलब मैं खेती करते समय इस बात का ध्यान रखूं कि हे प्रकृति रूपी माँ, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मैं ये चाहता हूं कि धरती पर पाया जाने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी और निरोगी हो। कैसे होगा? जब तुम वीडीसाइड डाल के घास मार दोगे तो अब चींटी क्या खाएगी, केचुआ क्या खाएगा, कोई क्या खाएगा? तो उनके लिए भी मां बोती है, ठीक है ना। तो खेती एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा धर्म है। खेती से पवित्र कोई धर्म नहीं है। किसान ही इस धर्म को निभा सकता है। शहर में फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता, कभी भगवान की पूजा कर ही नहीं सकता। भगवान की साक्षात पूजा का मतलब है धरती माता अमर रहे, विष्णु भगवान जिंदाबाद, वायु देवता अमर रहे, जंगल अमर रहे, जीव जंतु अमर रहें, तो मैं भी अमर रहूँगा। ठीक है ना। नमस्कार।